हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इस वक्त एनर्जी के बहुत क्राइसिस का हम शिकार है। अभी नहीं, लास्ट तकरीबन 5-7 ईयर्स से हम इस मसले का शिकार है। स्पेशली जो नेचुरल गैस है, वो हमारी फैक्ट्रीज को भी चाहिए, घरों को भी ज़रूरत होती है। और जब भी सर्दी आती है तो हमारे सर पे, जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। वैसे अब गर्मियों में भी गैस की प्रॉपर लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन सर्दियों में शायद हार्डली 24 आवर्स में से 5 से 6 घंटे के लिए गैस अवेलेबल होती है। और कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं बड़े शहरों के, जहां पर सिरे से सर्दियों में गैस आती नहीं है। ईरान के साथ हमने एक मुआहदा किया था 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत में, कि जी हम गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 साल पुरानी बात है, लेकिन आज तक कहानी वही की वही है। वो बॉर्डर तक ले आए, हम आगे नहीं लेके आ सके। हालांकि रशिया ने हमें कहा कि इसको हम आपको मेन लाइन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, नवाब शाह और कराची। लेकिन अभी कायमा कम्युनिटी ने इसके ऊपर एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न शो किए हैं, उसका जवाब कैसे दिया जाए। तो क्या हम पहले कोई जवाब दे चुके हैं, या हम जवाब देने की हैसियत ताकत रखते हैं या नहीं, इस पे आज बात होगी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काकड़ साहब जो है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बल्कि मैं कहता हूँ सैयद अनवारुल्लाह काकड़ साहब का एक ताज़ा बयान आया है। वैसे तो रोज़ 8-10 बयानात उनकी तरफ से आते हैं कि जी सिविलियन इदारे जो हैं, उन्होंने सिविलियन ने डिलीवर नहीं किया, इसीलिए जो फौज का किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर वो बरकरार है और रहेगा। ठीक है सर, तो वो निकले कब थे हमें नहीं पता, इसको भी कोशिश करेंगे समझने की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अफगानिस्तान की करेंसी अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी में ब्लूमबर्ग अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इस वक्त मौजूद है। इसकी क्या वजूहत है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फखर। ये आज तीनों बहुत अहम मौजूआत हैं और बहुत क्रिटिकल हैं इन पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट उसके लिए। बिल्कुल सर, और यकीनन इस वक्त की हमारी एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। घर में मेरा ख्याल कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल ना हो, वो एलपीजी गैस हो या दूसरी गैस हम इस्तेमाल कर रहे हो। सर हम बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को, यानी ईरान से हम शायद, मैं कहता हूँ, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं उसकी एनर्जी से। और इस वक्त हम जिस हालत में से है, तो शायद इसकी ज़रूरत आज इतनी फील हो रही है, कल नहीं फील हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं जी अमेरिका तो फलां तो ढिमका, ये हम बहाने मारते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको लगता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ना कि पाकिस्तान देखें, आप जिसके वफादार होंगे उसके गुण गाएंगे, उसकी पॉलिसी को लेके चलेंगे। एक तो ये रुख हो सकता है इस बात का। का। और हमने देखा है कि हमारे यहाँ अक्सर जो है जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका के साथ हमेशा से रहे हैं। चोली दामन का साथ है इंटरेस्ट और वेस्टर्न इंटरेस्ट का। एक तो ये बात है। दूसरी फखर ये बात हो सकती है कि हम खौफजदा बहुत हैं। हम जिससे खौफजदा होंगे अब फिर उसकी बात भी मानेंगे। तो अब यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी उधर है, खौफ भी उधर है, तो फिर जाहिर है कि उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना आपको। वो फिर आपको कायमा कमेटी के अंदर उसको डिस्कस भी करना पड़ेगा। कायमा कमेटी के अंदर डिस्कस करके क्या कर लेंगे? एंड ऑफ द डे इट वुड गो बैक टू दोज डिसीजन मेकर्स who have vested interest in America, or like and they are also scared of America कि यार अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या बनेगा। तो प्रॉब्लम ये एक ये दो धारी तलवार है जो इस वक्त मौजूद है। अच्छा, एक अजीबोगरीब बात है, उन्होंने करके रखा हुआ है, हमने नहीं किया। लोगों ने हमें इसके ऊपर काफी दोस्तों ने ये भी कहा कि हम आपकी हेल्प करते हैं। सिर्फ एक रूस ने नहीं कहा, और भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने 15 साल के अंदर हम टस से मस नहीं हुए। अच्छा यार, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं,
पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान उसके साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। इंडिया जो मर्जी करता रहे, चाइना। चाइना जो मर्जी करता रहे। बिल्कुल। यार, जिसके मसल्स में दम है ना, बिल्कुल। वो कर लेगा। या अब इंडिया के मैं उनकी बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं उनसे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यार वो दबंग तरीके से अपना काम कर लेते हैं। बेशक। ये तो हमें मानना चाहिए ना यार। वो अमेरिका भी बेशक। कहते हैं हाँ यार ठीक है, ओके फाइन, हमें तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर तुम हमारे दोस्त हो तो फिर हमें ये काम करने से रोकना नहीं है तुमने। बस आप अपने जो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है या हमारे साथ जो भी कोलैबोरेशन है, आप उस तक रहो, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं उसको आप छोड़ दो। बेशक। तो यार ये पाकिस्तान में ये हम वैसे तो मुसलमान तो जज्बा हुर्रियत, तो जज्बा जज्बा फलां, तो ईमान। कौमियत, जज्बा ईमान। तो यार फॉर गॉड पता नहीं से कौन कौन से जज्बे। क्लिशे से बाहर निकल आओ। हाँ। मर जाओगे डर डर के, मर जाओगे वेस्टेड इंडस्ट्रीज के नीचे दबकर, लेकिन खुदा के लिए तुम्हारे इन रवैयों की वजह से इस कौम के ऊपर जो इस वक्त शदीद वो है। कोई देखो, एक काफी जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे मोहल्ले में ना एक बदमाश होता था। उसका बड़ा वो दबंग था, लोग उसके खिलाफ बात भी करते थे, सारा कुछ था। लेकिन वो उसके साथ हर बंदा दोस्ती भी करने के चाहता था यार, कि ऐसा ना हो कि ये मुझे कहीं चपेट शपेट ना मार दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसके सामने भी यानी खड़े हो जाते थे ना। तो बिल्कुल। या लड़के थे या कोई दूसरे थे, तो वो उसको भी थोड़ी सी ना अंदर से दिल मजबूत करके थोड़ी छड़ी लगाते थे, तो वो उनके साथ भी ठीक हो जाता था ज्यादा। वो बिल्कुल उनके सही साथ, कह रहे यार ये अगर एक मोहल्ले के अंदर हमने अपने बचपन में ऐसी चीज देखी है कि अगर आप वो गुंडा टाइप का बंदा है या थोड़ा सा तिगड़ बिगड़ हैं। करने मजबूत वाला है। है, तो आप अगर उसके सामने कहें हाँ भाई इंसान बन, तो वो कहेगा अबे ये तो आगे से इसने यूं कह दिया। तो ये करज उतनी ही होती है जितनी आप हासिल कर लेते हैं। खौफ उतना ही बढ़ता है जितना आप कहते हैं, खौफ की कोई हद नहीं होती। हम्म। आप जितने ज्यादा खौफजदा होते जाएंगे आप उतने ज्यादा खौफजदा होते जाएंगे। करज करेंगे तो खौफ क्या वो जो है वो खत्म होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। आप अपनी मर्जी के फैसले करना शुरू करेंगे, अपने पांव पे खड़े होना शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये ज्यादा अहम है। और राइट। और अब एक और बात जो इसके जी जी। इसका एक जी जी। एंगल जो है, जी जी। ईरान से स्मगलिंग हो रही है बिल्कुल। और धड़ाधड़ हो रही है। बिल्कुल सही। सीमेंट की भी हो रही है, टायरों की भी हो रही है, हर चीज। हर चीज हो रही है। और पिछले दिनों आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, ड्रोन से फिल्म की गई है, और कितनी हजारों गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई हैं दोनों तरफ। सर तीन और अरब लीटर पेट्रोल और डीजल आता है। हाँ, 3 अरब लीटर। 25% ऑफ टोटल पाकिस्तानी मार्केट। हाँ, तो अब अगर उसको हम रेगुलराइज कर लें तो क्या मौत पड़ जाएगी? हम्म। देखें, जो स्मगलर्स फायदा उठा रहे हैं उसके ऊपर अगर हम कोई लेवी लगाएंगे, कोई टैक्सेस बिल्कुल। लगाएंगे, उसको रेगुलेट कर देंगे, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ फायदा नहीं होगा? अब आप जाके देख बहुत। लें, जो स्मगलिंग माफिया जो है यार, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन योर अथॉरिटीज, योर या ओन फोर्सेस। एग्जैक्टली। यार एब्सोल्युटली डूब राइट। के मरने की बात है कि बिल्कुल। अगर इस तरह की कोई एक ऑब्जर्वेशन आ गई है, बजाय उनको जवाब देने के आपने कामा कमेटी का इजलास बिठा दिया है। खौफ की कोई हद नहीं होती फखर, खौफ की और बुज़दिली की कोई हद नहीं होती। और हमारी तो बहरहाल, कोई हद ही नहीं है सर, और ना कोई ना ना मालूम कर सकता नहीं नहीं, है। हमारी तो माशाल्लाह बस लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको लॉजिकली समझाना चाहिए हम्म। कि भाई ईरान के किसके साथ तिजारती ताल्लुकात जो हैं, वो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के साथ वो तो अपने तिजारती बिल्कुल। ताल्लुकात बिल्कुल। अब अंदरूने खाना उन्होंने वो किए हुए हैं और वो चीजें चल रही हैं। अगर वहां से चीजें स्मगल होके जा सकती हैं
तो उनको रेगुलराइज करके वो इकोनॉमी क्यों का नहीं जा हिस्सा सकते? बना के, जीडीपी का हिस्सा बना के हम उसको लेके क्यों नहीं चल सकते? बेशक, बहरहाल हमें बिल्कुल सही। चलना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो हमारे सरहदी तनाज़े हैं या हमारे कोई दूसरे तनाज़े हैं, वो अपनी जगह पे। तनाज़ात हमेशा से 2 भाइयों के दरमियान में भी रहते हैं, लेकिन एक जो लेन-देन का अफ़ाम-ओ-तफ़हीम के साथ जो रास्ता है, उसको चलते रहना चाहिए। ट्रेड शैल गो ऑन। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली। और मेरे ख़्याल में इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आज भी ऐसे लगता है कि हमारी डिसीज़न मेकिंग 1980 या 1990 वाली चल रही है, जो दुनिया एक और तरीके से चला करती थी। अब 2023 है, बड़ी फ़ास्ट किस्म की दुनिया है और बड़ी क्विक किस्म का रिस्पॉन्स आता है दुनिया भर से, कारोबार में हो या किसी भी चीज़ में हो। और मेरे ख़्याल हम उसी पॉलिसी के अंदर अभी तक टिके का रहे हैं। आपने फ़ख्र बड़ा कसर-ए-नफ़्सी से काम लेते हुए 1980 तक गए हैं। आप ज़रा 1880 तक चले जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने सर बदलना नहीं, हम बेशक ना, ना, 1780 ना। तक भी चले नहीं, नहीं, जाएँ। हमने 200-300 साल गुलामी की है और हमने ये अहद किया हुआ है और हर साल तजदीद अहद करते हैं कि हमने गुलाम रहना है। गुलाम हमने रहना। जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को गुलाम रखना है, हमने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारे जो कुछ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टस से मस नहीं होना और हमने गुलामी को जो है अपनी पॉलिसीज़ के अंदर लेके चलना है। तो ये बिल्कुल किसी सही। दिन कोई तो आएगा जो ये जो रवैये हैं इनको बदलेगा और जो स्टेटस को इस वक़्त चल रहा है, जो हुँ, गुलामाना ज़हनियत चल रही है, इसको कोई तो चैलेंज करेगा। शायद मैं बिल्कुल। और आप उस वक़्त देखने के प वालों में से ना हों, जी, लेकिन जब ये खौफ और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं ना, तो एक दिन ये खौफ के मारे हुए लोग फुड़क जाएँगे और चलें। कुछ आएँगे लोग। मुझे कभी उम्मीद है कि कुछ लोग आएँगे, वो बिल्कुल। बोल्ड डिसीजंस लेंगे, रैशनल डिसीजंस लेंगे, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन लेंगे। अल्लाह करे सर, हमारी तो यही दुआ है कि ये डिसीजन लिए जाएँ और वो दिन भी आए कि हम भी जिस तरह हम हिंदुस्तान के बार-बार एग्ज़ाम्पल देते हैं, हमें अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, लेकिन हम कहते हैं कि यार वो अपने फ़ैसले अपने घर में करते हैं और जो उनके हुँ, फ़ायदे के फ़ैसले होते हैं वो तो लाज़मी वो करते हैं। ख़ैर, सर आते हैं थोड़ा-सा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तो लगते ही नहीं है या शायद वो अपने आप को फ़ील नहीं होने देते। वो ऐसे लगते हैं जैसे वो 2-3 करोड़ वोट लेके आके बैठे हुए हैं सर। काकड़ साहब हालाँकि सेनेटर थे और सेनेटर आपको पता है कि जिसके जेब में मोटा पैसा है वो ज़बरदस्त सेनेटर बन जाता है और काकड़ साहब भी हुँ, उनमें से एक थे। ख़ैर एनीवे जो भी है। सर अब उनकी ये वाली स्टेटमेंट आज के अखबारात में शायद सुर्खियों में हेडलाइन में ये छपी कि जी सिविलियन ने डिलीवर नहीं किया। हुँ, इसीलिए फ़ौज का सियासत में किरदार जो है बरकरार है। सर 35-36 साल तो डायरेक्टली इस फ़ौज ने हमारे ऊपर हुकूमत की और हुँ। इनडायरेक्टली बकाया जो 35-40 साल बचते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली मौजूद है। तो जी, फिर सिविलियंस तो मैं कहता हूँ बेचारे तो अ, डंडा उनके सर पे होता है और वो किसी भी टाइम कहते हैं कि अभी पड़ जाएगा, कभी उसको डॉन लीक्स में घर भेज देंगे, कभी जो है वो कहते हैं पता नहीं कौन सा आपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी तो मियाँ साहब को कहते कि आपको हमने सजा दी। वो एक को पनामा कहते जी आपने लीक्स और लेटर नहीं लिखा, आपने गिलानी साहब ने खत नहीं लिखा, आपको 30 सेकंड की हमने सजा। तो सर इसमें फिर ये वाली फ़ज़ूलियात या इस तरह की बात करने के मुझे तुक समझ नहीं आ रही। यार देखिए मेरी बात सुनें। हमारा जो पॉलिटिकल विज़डम है वो कहाँ है? जी, अभी अभी आपको आपके मैं एक शायद ज़्यादा बुरी बात करने वाला हूँ जी, कि आप अपने सियासतदानों को देखें, इनके यहाँ एक होता है पॉलिटिकल विज़डम, जी, स्टेट्समैनशिप होती है। जी। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये हमारे स्टेट्समैन हैं। हुँ, आपको इनमें कहीं स्टेट्समैनशिप नज़र आती है? कहीं आपको नज़र आता है कि ये किसी एक कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्टेट्समैन हैं और कोई बहुत अक्ल दानिश की बात कर रहे होंगे? हुँ। देखिए, एक होती है स्टेटमेंट्स देना, और यहाँ पे आपको पता है कि बगैर सोचे समझे जो है, वो स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं
और बजाय और उनको इनको ये भी नहीं पता होता कि उनकी किस स्टेटमेंट का रिएक्शन क्या आएगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जी। तो दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ये बिल्कुल उसी तरह की एक स्टेटमेंट है जिस तरह की, लेकिन अगर इसको डीप इन देखा जाए तो भाई ये जो सियासी लोग हैं जो एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आते हैं, ये डिलीवर तब करेंगे जब ये इंडिपेंडेंटली आएंगे। जब बैसाखियों से चलकर आएंगे तो फिर जिनकी बैसाखियां हैं उनकी टक टक चलेगी। तो आप ये कैसे, वैसे सच्ची सी बात है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो डायरेक्टली भी उन्होंने हुकूमत की, इनडायरेक्टली भी उन्होंने हुकूमत की, लेकिन फिर भी ये होता है कि अब जैसे अब एक नवाज शरीफ की मिसाल, आई डोंट नो कोई बहुत ज्यादा शायद मोतबर ना समझी जाए, लेकिन जब जब उन्होंने कोई क्रीज से बाहर निकल के या इंडिपेंडेंट फैसले करने की कोशिश की या रैशनल फैसले करने की जी। कोशिश की, जी। तो उनके साथ क्या हुआ। इवन आपको इमरान खान से 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने इमरान खान साहब ने भी ऐसी कोई करने की कोशिश की, तो जाहिर है कि उनके साथ भी जो हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इत्तेहादी जोड़े भी गए और फिर परिंदे उड़ तोड़े भी भी गए, गए। तोड़े भी गए। देखें, ये तो वो जोंके हैं जो लगाई जाती हैं और बिल्कुल। फिर निकाली जाती हैं, उतारी जाती हैं। तो एग्जैक्टली। अब अगर पॉलिटिशियन जोंकों की तरह के बन जाएंगे और अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ जोंकों की जैसी बन जाएंगी जो बड़ी पार्टीज के साथ लगा दी जाएंगी, हम्म। उनका खून भी चूसेंगी और जब जरूरत पड़ेगी उनको आप उतार भी लेंगे, बेशक। तो परिंदों को आप ले भी आएंगे, परिंदों को आप उड़ा भी देंगे। तो फिर आप यार, आप फिर कैसे एक जो सियासी पार्टीज जो हैं उनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे या उनको कह देंगे। अब सबको पता है कि अनवारुल हक काकड़ जो है साहब जो है, दे वर नॉट दोज वन ऑफ द नेम्स जो कंसिडर हो रहे थे। तो ये तो खुद पैराशूटर हैं। देखो, ये तो ड्रोन से गिराए गए बम की बिल्कुल तरह सर, बिल्कुल। है। और डायरेक्ट आप उतरे हैं वो। और आप माशाल्लाह से आप इनकी सारी स्पीचेस को देखें तो आपको मालूम होगा कि आप यू कैन गेस, अभी तक जितनी भी इनके स्टेटमेंट्स आई हैं आपको पता चलेगा कि यार इनकी पॉलिटिकल विजडम जो है, ये तो उससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट्स आने वाली, केयर टेकर गवर्नमेंट्स आने वाली जो थी, उनसे भी काफी नीचे है। आप इनके इत्तेहाद जो कैबिनेट है, कुछ सूरत हाल है, जरा देखें, जरा उसका एक जरा छान छून के देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या सूरत हाल है। यार, बुरा ना मनाया करें बिल्कुल। फखर, बुरा ना मनाया करें। ये यहाँ पर इसी तरह की स्टेटमेंट्स आती जाती रहती हैं जिनका कोई सर पांव नहीं होता है। सर बुरा तो हमने क्या मनाना है, हम तो हम तो जिसे कहते हैं मुतासिरीन है पाकिस्तान की आवाम में से, हम, मैं और हाँ, आप हैं, और हमारे हाँ, जैसे 24-25 करोड़ और हैं। हम हाँ, तो माइंड करें या ना करें, हुकूमत इन्होंने करनी है, अयाशियां इन्होंने करनी है, टैक्स मैंने और आपने भरना है। और बस गिलगित बिल्कुल सही बात बाल्टिस्तान में एक जबरदस्त चेंज आया, वैसे तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने देखा वो गाड़ियों के ऊपर उन्होंने लगाया है कि ये है। हाँ, गाड़ी गिलगित बाल्टिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। तो मैं तो कहता हूँ इस तरह जहाज़ों पे भी लिखना चाहिए। हमारे जितने सरकार के जहाज़ हैं वो एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के हवाले हो या फिर हमारे बाकी सरकार के लोगों के पास हो, वो गाड़ियों पे भी लिखना चाहिए। उस तरह के बड़े-बड़े स्लोगन्स लगाने चाहिए कि भई ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये गरीब अवाम जो बेचारी पूरा दिन ख्वार-उज़ार हो के कमाती है और आप उनको उड़ा देते हैं। 10 दिन के दौरे पे मुझे नहीं समझ आती सर काकड़ साहब क्या अमेरिका करने गए? क्या करना था? वो वही काम तो वो गिलानी साहब भी कर रहे थे, वो जो जिलानी साहब, सॉरी, अब्बास हाँ, जिलानी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, खत्म हो गई बात। कौन सा इन्होंने ऐसा तीर मार लिया वहां पे जाकर यूनाइटेड नेशन में कि ये 10 दिन के लिए गए पूरे टब्बर समेत। सर हाँ, असल मसला ये कि कभी इनको ना एहसास है, ये जो कहते हैं ना, ये मुझे तो बिल्कुल बकवास और ड्रामा लगता है। ये हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये देखो ये भेड़ बकरियां हमने पाली हुई है 25 करोड़ की, और ये हमारे टैक्स इकट्ठा करते हैं हम इनसे,
इनके जिसे कहते हैं खून हम चूसते हैं और फिर उस पर हम अय्याशियां कर रहे होते हैं। तो ये तो सर, ये तो बेशक ये ये आए या इसके बाद वाले हैं। अच्छा, उसमें बाज़ चीज़ें होती हैं जी फ़ख़र, जी सिंबॉलिक होती हैं। जी जी अगर प्राइम मिनिस्टर चला गया है तो फिर फॉरेन मिनिस्टर के जाने की और उसके साथ चेले, बांटे, जांटे, माटे इनके जाने की क्या ज़रूरत बनती है? बिल्कुल यानी ठीक है। आप जितना ज़्यादा डेलीगेशन बढ़ा लेंगे और फिर दूसरा ये है कि ये कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सादगी के साथ भी नहीं रहते। मसला सर ये है। ऐसा हो सकता है। और हाँ, सर तो आप खुद अब गए हैं, आप खुद कवर हाँ, करते रहे, तो ये हाँ। आप तो ये तो मुझे हो नहीं मुझे सकता। और इम्पॉसिबल है। और अगर किसी आप प्राइम मिनिस्टर को या किसी को कह दें कि हाँ सर जी जरा ये इकोनॉमिक ड्राइव तो जरा ये थोड़ा सा यूं, वो कहेगा फलां जगह से पैसे निकालो करो यार, वो उसमें क्या है। कोई तो फर्क नहीं अब पड़ता। चले आपने सिंबॉलिक प्रेजेंट तो करना है, पाकिस्तान को हेड ऑफ द स्टेट जाएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाएगा, कोई ऐसा कोई बंदा, तो हम्म, उसमें यह है कि आपकी अपनी कोई कमिटमेंट्स होती हैं, चीजें होती हैं जो इंटरनेशनली आप करते हैं, कुछ चीजें प्रोजेक्ट करते हैं। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर चाहे कैसा भी हो पाकिस्तान का, वो कोई बात करेगा, अगर कोई अच्छी बात करेगा या कोई अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी बनिस्बत फॉरेन मिनिस्टर के या किसी के। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना फखर, लेकिन आप कितना लेविश बना देते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन को, जी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। या अगर आप इस वर्षू को देखते हैं ना, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, तो फिर यार नुकसान ही नुकसान है। फिर आपने क्या प्रोजेक्ट करना है, तो क्या चीज करनी है और पैसा कितना लगाना है, वैल्यू ऑफ द मनी तो हमें नहीं मिलता ना। या तो यह है कि आपने तो अगर इतना पैसा लगाया, आप गए, आपने ठीक है, आपने बड़ा रिप्रेजेंट भी किया। अभी आप ये देखें जो मौकफ था अपने वजीर आजम साहब का, ये वही था रिटोरिक जो पहले से हम कर रहे हैं। जी क्या बिल्कुल। हमने इससे पहले कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। और सर या तो ये होता है ना कि लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर आपके बयान के बाद बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आ जाता, या जी ये है कि कोई जो आपके साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी और उसका टोटल 12% मटेरियलाइज हुआ, बाकी $38 बिलियन जो थे ओवरऑल, उसमें से आप कोई अगर बहुत ज्यादा कोई तीर मार कर आते, हम कहते नहीं यार हमारे प्राइम मिनिस्टर और फलां ये लोग गए थे और जनाब ये बड़ा मेला लूट कर ले आए हैं, और हमारे तो बहुत सारे जो फ्लड फैक्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स है वो चीजें थी और उसमें हमें काफी कंट्रीब्यूशन मिल गया है, या एटलीस्ट जो प्लेजेस हैं वो कोई थोड़े से उनको वो कोई रिवाइव हो जाते या कुछ सूरत हाल होती, बिल्कुल, या वो कोई आप जेबें कोई ढीली करते हैं। ब्रेक थ्रू किस्म का कोई एमओयू कोई एग्रीमेंट कर लेते। देखो एमओयू तो वैसे हो जाता ना, मैं और आप मिलके काम करेंगे, हाँ जी बस ठीक है। मेरा और आपका कोई एग्रीमेंट होगा तो काम आगे चलेगा ना एग्जैक्टली यार। बिल्कुल सही कह रहे आपने कहा कि हाँ जी फलां है, हम यार इस दौरे के अंदर जो है ये कोई दो चार एग्रीमेंट कर जाते हैं। चलो यार अमेरिका में आए हुए हैं, अमेरिका के साथ ही कोई ऐसी सूरत हाल कर लेते हैं। आईएमएफ के साथ आपकी मीटिंग भी होती हैं। है, तो आईएमएफ के साथ मीटिंग जो साइडलाइन सर मीटिंग है वो भी कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आपको सर नजर नहीं बात आती। ये है कि वो जब जो दूसरी गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, मियाँ शहबाज साहब की या फिर इमरान खान साहब की, वो नहीं कर पाए थे, तो सर केयरटेकर जो सिर्फ इलेक्शन उनका काम होता है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। हम्म। ठीक है, वो हवाई फायरिंग करना इनका काम होता है, और ये तो खैर कुछ ज्यादा ही तोपे लेके आए हुए हैं मुझे लगता है बलूचिस्तान से, कि वैसी नहीं, हवाई मैंने फायरिंग। अब ये देखो कि वैसे मेरी बात सुने, जी अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट के क्या इसका कोई मैंडेट है कि वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर सके, नो या इनके पास कोई नो ऐसा मैंडेट है कि सवाए देखो नारे मारना तो फखर मैं और आप भी सर मार यही लेंगे यार कह रहे उसके हैं ना बाद। कि क्यों मार रहे हैं, अभी खामखा का मतलब ये ड्रामेबाजी, ये हाँ तो बड़े पढ़े लिखे आदमी अपने आप को कहते हैं, और ये जो कायमा कमेटी थी फॉरेन अफेयर्स की, उसको ये चेयर करते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कि इनकी भी वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें, जिसका कोई ना मकसद है ना मतलब है, वो ये कह के आ गए हैं। हालांकि इस वक्त जिसके पास $610 अरब पड़े हुए हैं, उनके हम्म। डॉक्टर जयशंकर साहब सिंपल सी शेरवानी पहन के वहां पे खड़े हैं। उनका भी 10 दिन का दौरा है, लेकिन सर वो क्या कुछ करके आ रहे हैं।
वो जरा आप चेक कर ले तो दिमाग बंदे का घूम सही जाता है कि बात यार है, ये भी सही तो बात बंदा है। गया हुआ है ना। और सर हमारे वाले भी ये गए हुए हैं, ये मुश्तंडे जिसे कहते हैं कि जिनका कोई न काम, वो काम के नकाज के और दुश्मन अनाज वाली कहानी है। लेकिन खैर एनीवे सर, थोड़ा सा आते हैं मांगने अच्छा, तांगने एक पे। एक जी जी एक मांगने तांगने पे पाकिस्तान से बड़ा मांगने तांगने वाला कौन है यार? इस पे सर, जरा थोड़ी सी ये गवर्नमेंट, ये सर यहाँ पे जरा एक मिनट गवर्नमेंट तो रुके तो करती है, सही। लेकिन बाकी हमने मैन पावर भी भेजनी शुरू की हुई है सर फॉरेन में, ऐसे नहीं है अच्छा, असल असल अब में काम पक्का किया हुआ। बिल्कुल सही। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो जी हमारे सफारत खाने हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, जी आप उनका रोल देखें। क्या वो वहां पे जो एक्सपैट पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं, जी प्रोफेशनल्स हैं, उनको बिल्कुल। किस लेवल पे, किसी लेवल पे उनको वो मुतहिद कर पाए हैं, किसी उनको मोबिलाइज करके क्या उस तरह का रोल उनसे वो ले सकें जिस तरह सवाल है। दूसरे मुल्क कर रहे हैं? या फर्ज करें, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा अक्सर कंपैरिजन भारत के साथ होता है। अब जो भारत की नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं, जी वो कितना काम करते हैं यार अपने मुल्क के लिए, अपने उसके डिप्लोमेसी के लिए, बिजनेस चीजें फलां, कितना रास्ता हमवार करके वो देते हैं। आप जरा स्टडी करके देखें कि आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से करते हैं। तो यार उनका सफारत खाने भी बहुत एक्टिव हैं, उनके नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं, उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो बाय हुक और बाय क्रुक अपना शेयर लेके चले जाते हैं। अब आप आए असल भिखारियों की तरफ। सर बिल्कुल असल भिखारियों की तरफ आते हैं। वैसे तो इंटरनेशनली हम बड़े फेमस हो गए हैं, और हाँ, माशाल्लाह। सबको पता है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं, वो मियाँ शहबाज साहब के हवाले से वो खुद कहा करते थे कि मैं जब भी किसी के पास गया तो वो कहते कि यार हाथ बड़ा तंग है, बस वैसे दिल नहीं कर रहा मेरा, लेकिन फिर भी आप अगर जेब डेली कर दे और कुछ डॉलर निकाल लें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ सर एक और इंडस्ट्री पैरेलल चल रही है। चले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हम मांग रहे हैं, वो भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हम बाकायदा हमारे पाकिस्तान के भिखारी बिगर्स मिडिल ईस्ट में जाते हैं और वहां पे, बाकी जगह तो छोड़ दें कि वहां पे मांगते हैं, बाकायदा सर बैतुल्ला और हरम शरीफ के अंदर बाकायदा मांगते हैं लोगों से। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना। और साजिद तारड़ साहब अमेरिकन नेशनल है, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल है। उन्होंने कहा कि जी मैं उम्रे पे गया था तो मुझे 2-3 लोगों ने इस तरह का चूना लगाया, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई कि यार ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो यही काम कर रहे हैं। हम्म। दुबई में मुझे 2-3 मिले और मुझे कहते हैं कि जी हमारे पास रोजगार नहीं। मैं कहा यार कहाँ से हो? कहती जी पाकिस्तान से। मैंने कहा यार पाकिस्तान से तो हमारे भी 200 जानने वाले यहाँ है, वो कोई दिहाड़ी मजदूरी बेचारे कर रहे होते, घर भी 5-10 हजार रुपए महीने के वो भेज देते हैं, तो आपको काम नहीं मिल रहा। सर ये वाली, ये भी कायमा कमेटी पे ये बात उठाई गई है कि बाकायदा हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लोग ये जाते हैं, वीजे लगवाते हैं और वहां पे मांगते हैं। अच्छा, इसमें एक सूरत हाल इसमें आप जी दो तीन बातें हो सकती हैं जो आम तौर पर इस तरह में। एक तो ये है कि जो जैसे हमारी मजहबी मुकामात हैं, जैसे जी भी आपने उम्रे की बात की, मक्के मदीने की बिल्कुल बात की, वो है इराक में, ईरान में, फलां में, चलो जहां जहां पे भी बिल्कुल है। बिल्कुल, लोग अब ज़ियारतों अब पे अब जाते हैं। अब ये है कि कुछ लोग जाहिर है कि वो वहां पे जाते हैं और फिर वो अपना सीजन लगाने में बैठ जाते हैं, कोई इलीगल हो जाते हैं, कुछ सूरत हाल। ये तो काफी वक्त से इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और हमें अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि शायद हमने कोई बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन किया हो या कि हमने इसको कोई मॉनिटर किया हो। एक एक बात तो ये है। दूसरी, मिडल ईस्ट के अंदर खास तौर पे या इवन सऊदीया या इस दूसरे जो अरब ममालिक हैं, वहां पर ये जो हमारे एजेंट हैं, जिनको वैसे अल्लाह की कसम इन एजेंटों को तो इनके कुछ सख्त किस्म का इनके साथ सलूक होना चाहिए। जी ये जो उस ट्रेड के अंदर ले जाते हैं जिस बंदे का, जिस ट्रेड का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। बिल्कुल सर। अब वो फर्ज करें मैं इलेक्ट्रिशियन के तौर पे जा रहा हूं, मुझे बल्ब उतारना लगाना नहीं आता, तो मुझे यार कौन इलेक्ट्रिशियन के तौर पे रखेगा यार? बिल्कुल और वो जब कहते हैं हाँ जी ये, तो वो कहते हैं हाँ जी सर, बल्ब ये उतरता भी है और इसको लगाते भी हैं। तो अब एक एक तो ये है। अब प्लम्बर्स जो हैं,
बिल्कुल। अब फर्ज करो अगर उसको प्लम्बिंग का काम 19-20 आता है, वहां पे चाहिए 100%, तो आप उसको कौन नौकरी देगा वहां पे? चला तो गया है। अब वो क्या है, वो फिर एजेंट या उसके दूसरे लोग से कहें चल तो इधर को हो जा, तो दाएं हो जा, तो बाएं हो जा, अभी कुछ होता है, अभी कुछ होता है, या फिर उसको छोड़ देंगे लावारिस। वो बेचारा लाखों रुपए लगा के गया हुआ है या काफी पैसा लगा के गया है, वो बेचारा क्या करेगा? एक तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी है जो समझ में आता है। और तीसरी बात ये है कि एक जो बैगर्स माफिया पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। और आपको खुशखबरी हो कि वो एक, आपको पता है बैगिंग जो है ये कोई टैक्स तो है नहीं इसके ऊपर। और एग्जैक्टली। ये इट इज अ सॉर्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। तो उसमें तो आपने जितना कमाया अपनी जेब में डाला, अपने और जेब कुछ में डाला और कुछ चलते एजेंटों बने ने ले और लिया, कुछ उन्होंने किया। तो वो एक, तो ये भी एक बड़ा है और इसको बड़े बिल्कुल सही, उसमें बिल्कुल देखना सही चाहिए। बात। और जहां पे हमने जापान ने हमसे मैन पावर मांगी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 200 स्किल्ड लेबर के बदले हमने भेज दिए। सर पूरे 200 भेजे हैं, पूरे 200, 200 पूरे पूरे 200। पूरे सर 200 यही तो भेजे हैं। कमाल है हमारा, फिर इसीलिए तो बिगर भिजवाते हैं कि हाँ। अगर और स्किल्ड लोग और भिजवाते हैं तो और फायदा और होता है। और इतला ये है कि भारत ने 1.5 लाख स्किल्ड लेबर जापान को एक्सपोर्ट किया है। सर करते हैं ना वो, यही तो फर्क है हमारे और उनके दरमियान। इवन ये आप स्किल्ड लेबर के हिसाब से हम नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इनको बड़े एक हम देखते हैं कि जी स्मॉल इकोनॉमीज, देश देश फला वटावर जो भी है, हम मुंह शू बना बनू के एटम ना। बम भी नहीं है सर इनके पास, सर किसी के पास भी नहीं है। गौरी लेकिन बाबर वगैरह भी नहीं है लेकिन सर इनके पास। सर आप इनकी प्रेजेंस देखें दुनिया के अंदर, तो इनकी प्रेजेंस स्किल्ड लेबर की या ज्यादा मीनिंगफुल ह्यूमन रिसोर्स इन छोटे मुल्कों की भी वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान को बेशक, क्या इसमें कोई मौत डाउट पड़ती है? देखें अब मसला ये है कि ये एक थोड़ा हमें अपनी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं आईटी के या दूसरे के, उनको दूसरी जगहों पे नौकरियां भी मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल चले जाते हैं। लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, वो अपना जॉब हंटिंग करते बिल्कुल। हैं। वो एग्जैक्टली। आप ओवरसीज मिनिस्ट्री का या किसी का उसमें कोई रोल नहीं होता या उस तरह से। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड को स्किल बनाने का, जो स्किल बनाने का, तो वो तो आपके यहाँ कोई कारखाना ऐसा है ही नहीं, सवाए इसके जो कि स्किल बंद आप मुनीर अहमद को जाली इलेक्ट्रिशियन का एक डिप्लोमा पकड़ा दें बिल्कुल। और वो जाके कहे कि सर जी मेरी गल सुनो, मतलब लाना किस तरह है? तो भाई ये बिल्कुल ऐसा ही है हाँ, सर। और यही हाल प्लम्बर्स का भी होता है, जो भी हमारे इस तरह के टेक्निकल अव्वल तो जाते सर नहीं, हमारे यहाँ लेबर क्लास सिर्फ जाती है, लेबर के वीजे पे जाती है कि वो गेंती बेलचे वाला काम, अब तो वो भी नहीं है सर, वो काम खत्म हो गया। अब अच्छा अब थोड़ा एक सा और हिसाब जी किताब भी हुआ है। अब वो जी मुझे समझ में नहीं आ रही, इस तरह के जो केसेस है ना, अब एफआईए ने बड़ा एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। जनरल वीजा लगा हुआ है और वो कोई 2-4 सवालों जवाब करते हैं और उसके बाद उस बंदे को उतार के नीचे ले आते हैं जी जहाज से, ऑफलोड जी कर देते हैं या जी उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं। जी ये एक अच्छी खबर अंदरूनी खाना मुझे आज कल में किसी ने बताई थी कि यार ये क्या हो रहा है, जब एक जनरल वीजा लगा हुआ है तो उनको जाने क्यों नहीं देते? तो मैंने कहा ये तो अब एफआईए वालों से जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, उनसे हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। तो अब या तो ये है कि ये वही वाला फिरका भिखारिया जो है, ये वो हो सकता है। हाँ, तो ये फिरका भिखारिया भी हो सकता है। को ऐसे लोग जा रहे हैं, वो फर्ज करो इलेक्ट्रिशियन का लगा हुआ है, बंदे ने पूछा इलेक्ट्रिशियन का क्या है, तो या कोई 2 सवाल ऐसे क्यों, या कोई लेकिन वैसे सर ही लेकिन लेकिन पुलिया से मशकूक। लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन मेरा सर ख्याल है कि अब इसके ऊपर कोई क्रैकडाउन ऐसी कोई अंदरूनी खाना चल तो रहा टाइम है।
आई होप। टाइम हमारे पास खत्म है, लेकिन आई एम सॉरी कि मुझे मतलब FIA की एक और सर वो खुल जाएगी उनके लिए, उनका भी कमाई करने का जराए पता होते हैं। जो पैसे दे देगा उसको छोड़ देगा, जो नहीं देगा आई एम सॉरी टू से कि मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे FIA वाले या सारा इदारा ऐसा है, लेकिन मोस्टली लोग यही काम कर रहे होते हैं। फिर यही होगा जो इसके लिए बाकी इदारे नीचे लेवल पे हैं, जो रिक्रूटिंग करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, कि वहां से शुरू होना चाहिए, ना कि जहाज से एक बंदे को उतारा जा रहा है कि भाई आप इलेक्ट्रिशियन है कि नहीं, आप प्लम्बर है कि नहीं है। लेकिन खैर एनीवे सर, पाकिस्तान है, अच्छा कुछ भी अच्छा, हो सकता है। उसमें उसमें एक आखिरी जुमला बताऊं। सर इस तरह के केसेस के अंदर जो अफेक्टी है ना, उसका लाखों का नुकसान हो चुका होता है। यस सर, उसने अपना बिल्कुल वीजा लगवाने के लिए भी पैसे दिए होते हैं, वो बिल्कुल कुछ सीट खरीदने के पैसे दिए होते हैं, कुछ बिल्कुल जहाज सर, के पैसे दिए होते हैं, वो पता बिल्कुल नहीं किधर से ट्रेवल करके आया हुआ होता है। तो एग्जैक्टली। आजकल आपको पता है एयर फेयर कितने एक्सपेंसिव हो गए। सब तो करीब जाहिर है करीब बड़ा। कराची के टिकट 30-30 40-40 हजार में मिल रहे हैं, तो बाकी तो इंटरनेशनल टिकट्स तो खैर है ही बहुत महंगे। लेकिन खैर एनीवे, बस खत्म कर रहे हैं, और आखिर में ये बात मैं दोबारा दोहरा दूं कि अफगानिस्तान की करेंसी अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट तीसरे नंबर की इन द ग्लोब स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। तो अफगानिस्तान को हमारी तरफ से मुबारकबाद, मैं और मुनीर साहब दोनों मुबारकबाद दे रहते हैं। वो मेरी जी तरफ जी से सर, डबल ट्रिपल आपने नहीं, मुबारकबाद। जिंदाबाद सर। जनरल मुबीन साहब जो अगर हमें कभी देखे, तो वैसे तो बड़े मजेदार किस्म के फनी किस्म के आदमी हैं, उर्दू समझ भी लेते हैं, वैसे पश्तो और दरी में बहुत अच्छी बात करते हैं, फारसी में बहुत अच्छी बात करते हैं। तो वो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि 5 साल बाद पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान के वीजे के लिए मारे मारे फिर रहे होंगे और आएंगे काम करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये उनकी बात हमने तो मजाक में उड़ा दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात हकीकत का रूप धार लेगी। लेकिन वंस अगेन मैं यही कहूंगा सर, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया, और अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी हमें तालिबान की बहुत सारी पॉलिसीज से डिसएग्रीमेंट हो सकती है, बट ये वाली चीज उनकी कि इकोनॉमी को जिस तरीके से उन्होंने मजबूती से पकड़ा और जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, तो यकीन करें मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ पे हार्वर्ड और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मुझे तो उनके नाम नहीं आते, तो मेरे ख्याल में इनको अब कोर्स करने के लिए काबुल भेजना चाहिए, ना कि हम लंदन, अमेरिका और पता नहीं जर्मनी कहाँ कहाँ भिजवाते हैं। सर सर प्लीज एक प्लीज। एक बात, इवन सर तालिबान हुकूमत के अंदर बकायदा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। यस सर, बिल्कुल और कोई बिल्कुल। PhD है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सिर्फ इधर से नहीं है, वो बाहर से भी पढ़े लिखे लोग हैं। और सर जो वो पैंट सबसे, कोट टाई नहीं लगाई होती तो हमें पढ़े लिखे फिर कहाँ हाँ लगते ना, बिल्कुल, मुसीबत ये हाँ। है ना सर। और जो दूसरी अहम बात है, उनके अंदर नेशनलिज्म कूट 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 के भरा हुआ है। दे एग्री सर, आर बिल्कुल सही। 120% नेशनलिस्ट। ये मसला है। जबरदस्त जबरदस्त, और इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। लेकिन खैर नहीं, सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।